बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पीएमएफ का फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ साइंस। अगर हम साइंस की मेन ब्रांचेस की बात करते हैं तो उसकी थ्री मेन ब्रांचेस हैं। ठीक है, साइंस की मॉडर्न साइंस की जो थ्री मेन ब्रांचेस हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट है नेचुरल साइंस, सेकंड सोशल साइंस एंड थर्ड हमारे पास है फॉर्मल साइंस। अब these area pursue the nature of our world and universe most broadly। मीन्स के वैसे अगर हम साइंस की ब्रांचेस हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, एंड उसके बाद जो है जियोलॉजी वगैरह, ये भी हमारे पास फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। लेकिन जो अगर हम मेन ब्रांचेस की बात करते हैं तो मेन थ्री ब्रांचेस हैं। ठीक है, मेन हमारे पास जो ब्रांचेस हैं वो थ्री ब्रांचेस हैं, जिसमें हमारे पास नेचुरल साइंस, सोशल साइंस एंड देन फॉर्मल साइंस। इन ब्रांचेस को फर्दर ब्रांचेस में आगे जो है ना फर्दर डिवाइड किया गया है। तो हम इनमें से देखते हैं कि फर्स्ट हमारे पास नेचुरल साइंस क्या है। नेचुरल साइंस आर द कोर ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस एज स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ अवर फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिवर्स। मीन नेचुरल साइंस जो है ना सब मेन ब्रांचों की एक बेस है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारे यूनिवर्स, पूरी कायनात एंड फिजिकल वर्ल्ड जो होती है किस नेचर की है, उसकी क्या नेचर है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड की एंड देन यूनिवर्स की क्या नेचर है, जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको हम नेचुरल साइंस का नाम देते हैं। अब नेचुरल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो मेन नेचुरल साइंस को थ्री ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, ये आप हमारे पास नेचुरल साइंस में आ गई हैं। फिजिक्स हमें पता है कि स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है, उसको हम फिजिक्स कहते हैं। पूरी कायनात की स्टडी, या हम अगर देखें एनर्जी एंड द मैटर एंड देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। Then we can say chemistry is the study of matter, properties of matter, structure of matter is called chemistry. Then biology, जैसा कि हमें पता है कि the study of the life and living organism is called biology। ठीक, इसके अलावा ये हमारे पास नेचुरल साइंस है जिसके अंदर फर्दर हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो को डिस्कस किया है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है सोशल साइंस। सोशल साइंस मीन, जैसा कि नाम से शो है कि सोशल साइंस बेसिकली स्टडी करती हैं ह्यूमन सोसाइटीज को फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब एज वेल एज रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग विद देयर सोशल एनवायरनमेंट। पूरी, ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर जितना भी इंसान की सोसाइटीज रहती हैं जिसको हम ह्यूमन सोसाइटीज कहते हैं, एज वेल एज ह्यूमन बीइंग का रिलेशनशिप विद देयर सोशल एनवायरनमेंट, उनके सोशल एनवायरनमेंट के साथ उन ह्यूमन बीइंग्स का क्या रिलेशनशिप होता है, जिस साइंस की ब्रांच के अंदर हम ये स्टडी करते हैं, वी कैन से इट इज सोशल साइंस। सोशल साइंस की जो मेन ब्रांचेस हैं उसके अंदर उसको डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहले है स्कोलॉजी। स्कोलॉजी मीन्स हमारे जो है ना माइंड से रिलेटेड, ठीक है, जितना भी तरह के उसमें इशू वगैरह होते हैं, इंसान के माइंड का उसके एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होता है, एनवायरनमेंट का इंसान के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है, इन तमाम चीजों को हम स्कोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। देन हमारे पास है सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशल हमारा किस तरह एनवायरनमेंट है। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मीन्स के एंशियंट, हम इससे मीन्स हमारा इंसानों की ओरिजिन्स क्या थी, ठीक है, उनका पीछे से उनकी क्या ओरिजिन थी, उनका कल्चर क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था, ये सारी चीजें हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। देन इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, माशी स्टेटस क्या है। उसके बाद आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स कि जिस तरह हम कहते हैं कि प्रीवियस या पास्ट के अंदर कुछ हमें ऑर्गेनिक मैटर्स मिलते थे, कुछ हमें जो है फॉसिल्स वगैरह मिलते थे, उससे हमें पता चलता था कि माजी में लाइफ किस तरह से थी। तो हम उस चीज को सब आर्कियोलॉजी के अंदर उसको डिस्कस करते हैं। देन हिस्ट्री। उसके बाद जियोग्राफी, स्टडी ऑफ द अर्थ। ठीक है, देन लॉ से रिलेटेड पॉलिटिक्स वगैरह, ये सारी ब्रांचेस हमारे पास सोशल साइंस में आ जाती है। देन हमारे पास है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल एक बहुत यूनिक एरिया है साइंस का, जिसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं जो है ना कंप्यूटर्स वगैरह से रिलेटेड, मीन जितनी भी टेक्नोलॉजी है जो हमारे फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर उसका जितना भी इफेक्ट है, उससे हमारा नॉलेज जितना इम्प्रूव हो रहा है, एंड देन वी कैन गेन, ठीक है, मुख्तलिफ अचीवमेंट्स इन अवर लाइफ थ्रू टेक्नोलॉजी। ऑल ऑफ दिस वी डिस्कस इन फॉर्मल साइंस। सो हम कह सकते हैं कि फार्मल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं तमाम फार्मल सिस्टम को, जो कि प्रोड्यूस करते हैं हमारे नॉलेज को, हमें मुख्तलिफ डिसिप्लिन से हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फ्रॉम द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स एंड लॉजिक टू कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह। ऑल ऑफ दिस वी डिस्कस इन फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस की अगर हम मेन ब्रांचेस की बात करते हैं तो हमारे पास उनके पास जो मेन ब्रांचेस हैं
उसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स मींस मैथ से रिलेटेड, उसमें जितना भी मैथमेटिकल हम उसमें स्टडी करते हैं। देन हमारे पास मुख्तलिफ लॉजिक्स आ जाती हैं, कंप्यूटर साइंस उसमें है, मुख्तलिफ डाटा साइंस, ठीक है। उसमें मुख्तलिफ हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, हम उसको जो है ना ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर, टेबल्स कॉलम फॉर्म के अंदर, पूरा एक कंसाइज फॉर्म के अंदर हमें रिजल्ट डिस्कस करते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, ये सारा कुछ। उसके बाद है सिस्टम सेंस, एक सिस्टम के थ्रू हमें नॉलेज मिलता है, हम चीजों को आगे डिस्कस करते हैं। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस जिसमें हम स्टडी करते हैं कंप्यूटर्स वगैरह को, आईटी को, इन तमाम चीजों को हम करते हैं इंसानी माइंड तक अप्रोच करने के लिए। मींस के जो चीज हम सोचते हैं, जो काम हम करना चाहते हैं, उसके अंदर हम टेक्नोलॉजी से हेल्प आउट करते हैं, तो उसका हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। देन हमारे पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह, ये उनकी फर्दर ब्रांचेस हैं। नेचुरल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल साइंस को फर्दर 3 मेजर डिसिप्लिन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारे पास है फिजिकल साइंस, सेकंड हमारे पास है लाइफ साइंस, थर्ड हमारे पास है अर्थ साइंस। इन तमाम को हम नेचुरल साइंस कहते हैं कलेक्टिव। अगर इन तमाम को कलेक्टिवली बात करें तो हम इन तीनों ब्रांचेस को, जिसमें हमारे पास फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड देन अर्थ साइंस, वी कैन सी नेचुरल साइंस। अब इन तमाम साइंस के अंदर फर्दर जो डिसिप्लिन है, ठीक है, वो हमारे पास है। सबसे पहले हमारे पास है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर हमारे पास फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स के अंदर हमारे पास आगे उसकी फर्दर ब्रांचेस हैं, जिसमें हमारे पास है मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिकल फिजिक्स हमारे पास है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज करते हैं, थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक्स, ये सारी फर्दर फिजिक्स की ब्रांचेस हैं। देन हमारे पास है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर जिस तरह पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेज, ये सारा फर्दर हमारे पास फिजिकल साइंस में है। अगर हम लाइफ साइंसेज की बात करते हैं तो हमें पता है कि लाइफ साइंसेज के अंदर हमारे पास एनाटॉमी, ठीक है। एनाटॉमी के अंदर हम क्या क्या देखते हैं? एनाटॉमी मींस हमें पता है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम जिस चीज की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसको हम एनाटॉमी का नाम देते हैं, और ये बेसिकली लाइफ साइंस में है। उसके बाद है बॉटनी, द स्टडी ऑफ द प्लांट, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, zoology स्टडी ऑफ द एनिमल्स, एंड न्यूरोबियोलॉजी, ठीक है, मींस के जिसके अंदर न्यूरॉन से रिलेटेड जितना भी लाइफ है उससे हम स्टडी करते हैं। मेरेन बायोलॉजी, ठीक है, जिसके अंदर हम मेरेन्स मीन के समंदर से रिलेटेड जो वहां की जितना भी लाइफ होती है वहां पे उसको हम स्टडी करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी का इकोसिस्टम, ठीक है, जहाँ कोई रहता है उसका हैबिटेट, उसको हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लेंटोलॉजी, मींस कि हम फॉसिल्स वगैरह की स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जेनेटिक्स, ठीक है, डीएनए आरएनए वगैरह की, सेल बायोलॉजी में है। एंड उसके बाद हमारे पास है एटोलॉजी। एटोलॉजी कहते हैं किसी चीज की वजह, कॉज किसी चीज की। जिस तरह हम कहते हैं कि ये डिजीज है, इसकी ये एटोलॉजी है। जिस तरह हम कैंसर के कहते हैं कि कैंसर की वजह ये होती है कि उसमें अनकंट्रोल जो है ना सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाती है, तो हम उसको कैंसर का नाम देते हैं। सो एटोलॉजी मीन्स वो ब्रांच ऑफ द साइंस जिसमें हम किसी चीज की कॉज को, किसी चीज की जो वजह होती है, एक रीजन होती है, उसको डिस्कस करते हैं। देन हमारे पास अर्थ साइंस। अर्थ साइंस के अंदर हमारे पास आ जाएगा एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, देन मेट्रोलॉजी, उसके बाद जियोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, उसके बाद हमारे पास ग्लेशियोलॉजी, ग्लेशियर्स वगैरह की स्टडी करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी मींस के हमारे आबोहवा वगैरह से रिलेटेड स्ट्रक्चर, जियोलॉजी, जमीन की स्ट्रक्चर किस तरह से, एटमॉस्फेयर क्या है, ये सारी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। मेट्रोलॉजी मीन हम पेश गोई करते हैं किसी चीज के बारे में भी, कि इस तरह से होगा, इस तरह से हो सकता है, ये सारा हमारे पास अर्थ साइंस में आ जाता है। तो ये आपको इन ब्रांचेस के नाम पता होना चाहिए, ठीक है। नेचुरल साइंस की 3 ब्रांचेस है, नेचुरल, देन सोशल एंड फार्मर। अगर हम नेचुरल साइंस की बात करते हैं उसको फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस एंड देन अर्थ साइंस। अब उन तीनों की भी फर्दर ब्रांचेस हैं। देन हमारे पास टॉपिक है कि व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है? अगर हम साइंटिफिक मेथड की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ व्हिच साइंटिस्ट ट्राई टू इन्वेस्टिगेट, verify and construct an accurate and reliable version of any natural phenomena। मीन्स कि साइंटिफिक मेथड एक प्रोसेस है जिसको साइंटिस्ट की जो हेल्प करता है, जो किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करने में, उस चीज के बारे में जानने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए, एंड देन कंस्ट्रक्ट एन एक्यूरेट एंड वेरिएबल वर्जन ऑफ एनी नेचुरल थिंग्स। कोई भी नेचर के अंदर कोई चीज हमें नजर आती है, उसके बारे में जब हमें
एक एक्यूरेट एंड रिलेबल उसका एक आंसर चाहिए अपने सवालों के, जिसमें हम एक रिलेबल एक एक्यूरेट जवाब पूछते हैं अपनी इन्वेस्टिगेट को, अपनी रिसर्च को। जब हम जो है ना एक्यूरेट प्रूफ करते हैं तो उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। अब साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क देते हैं जिसमें साइंटिफिक इंक्वायरी की जाती है, ठीक है, हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन हम उसमें अपने कंक्लूजन निकालते हैं, तो ये सारा कुछ साइंटिफिक मेथड्स के अंदर आ जाता है। देन हमारे पास है कि स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड्स जो है ना, तमाम साइंटिफिक मेथड का जो एम है वो सेम होता है, क्योंकि बेसिकली हमने क्या करना होता है कि एनालाइज करना होता है किसी भी ऑब्जर्वेशन को। एनालाइज करने के बाद हमने उसके बारे में क्वेश्चन बनाने होते हैं, क्वेश्चन के बाद उनके हमें आंसर भी चाहिए होते हैं। सो वी कैन से कि सबसे पहले साइंटिफिक मेथड के अंदर हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, देन हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के बाद हम डाटा कलेक्ट करते हैं, देन हम उसके बाद एक हाइपोथेसिस को कंडक्ट करते हैं, एंड देन हम एक्सपेरिमेंट करके अपने कंक्लूजन की तरफ पहुंचते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है ऑब्जर्वेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ए क्वेश्चन। सबसे पहले हम किसी चीज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देन हम उसके बारे में सवाल बनाते हैं। This is the first step of scientific method. To start one, an observation has to be made into many observable aspects of the universe. इस कायनात के मुख्तलिफ पहलू को जब हम देखते हैं हमारे जहन में मुख्तलिफ सवाल आते हैं। क्वेश्चन नीड टू बी आस्क्ड अबाउट दैट एस्पेक्ट। उन पहलू के बारे में सवाल पूछने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल यू कैन आस्क व्हाई इज द स्काई ब्लैक एट नाइट। रात को जो चांद है, ठीक है, सॉरी, जो स्काई आसमान है वो ब्लैक क्यों हो जाता है। व्हाई इज द एयर इनविजिबल। हवा हमें नजर क्यों नहीं आती। ये सवाल है जो आप पूछ सकते हैं, इनके हमें जवाब चाहिए। देन हमारे पास है डाटा कलेक्शन एंड हाइपोथेसिस। The next step involved in scientific method is collect all related data। ठीक है, तमाम उससे रिलेटेड जो हमारे जहन में क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, एंड देन फॉर्मुलेट ए हाइपोथेसिस बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। जो चीज हमने ऑब्जर्व की थी उसकी बेस के ऊपर हम एक हाइपोथेसिस मीन एक फर्जी स्टेटमेंट बनाते हैं। अब जो हाइपोथेसिस कैन बी कॉज ऑफ फेनोमेना, इट्स इफेक्ट एंड इन रिलेशन टू एन अदर फेनोमेना। एक जब हम फर्जी स्टेटमेंट बनाते हैं उसके साथ बहुत सारी चीजें रिलेटेड होते हैं, ठीक है, उससे हम बाद में अपने कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। अब हमने एक जो है हाइपोथेसिस बना लिया, आपने एक फर्जी स्टेटमेंट बनाई है, देन हमने तीसरे स्टेप में क्या करना है कि टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। अब हमने अपने उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। उसमें हम क्या करते हैं कि आफ्टर द हाइपोथेसिस इज मेड इट नीड टू बी टेस्टेड साइंटिफिकली। अब हमने उसको एक साइंटिफिक तरीके से हमने उसको टेस्ट करना है। साइंटिस्ट डू दिस बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। किस तरह करते हैं कि एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू डिटरमाइन whether the hypothesis agree with or contraindicated with the observation made in real world। मींस के जो हमने रियल वर्ल्ड के अंदर जो ऑब्जर्वेशंस की थी, ठीक है, वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम ये चीज करते हैं कि वो हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो ठीक है या नहीं है, एग्री है या नहीं है हमारे ऑब्जर्वेशन के साथ हमारी स्टेटमेंट, तो हम उसको टेस्ट करते हैं। द कॉन्फिडेंस इन हाइपोथेसिस इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड अपॉन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब वो जो हमने एक हाइपोथेसिस एक फर्जी स्टेटमेंट बनाई हुई है वो हमारी सही है या नहीं है, वो हमारे एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। फर्स्ट स्टेप बेटा ये है कि उसमें हमने ये कहा है कि हमने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अटेंटिव वाचिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज को गौर से देखना, गौर और फिक्र करना, ठीक है, उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब इसमें उन्होंने यही बताया कि फर्स्ट स्टेप के अंदर साइंटिफिक मेथड का जो है हमने सबसे पहले वहां पे एक ऑब्जर्वेशन को बनाना है इनटू ए ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट, मीन के एक ऐसा पहलू जिसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस कायनात पे अगर गौर करें, आपके जहन में ये सवाल आता है, आप मुसलसल डेली देखते हैं कि रात को जो आसमान है ना वो ब्लैक हो जाता है, उसके बाद सुबह के वक्त जो आसमान होता है ना बिल्कुल रोशनी फैल जाती है। आप इन चीजों को रोज देखती हैं, आपके जहन में एक सवाल आता है ना, कि मीन्स कि आपने ऑब्जर्वेशन की है, आपने उस चीज को देखा है, देखने के बाद आपके जहन में सवाल आएगा, आपने देन फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन मीन आपने उसको सवाल बनाया है। इस तरह आपने रोज आसमान को देखा तो आपके जहन में आया कि आसमान क्यों ब्लैक है। इसी तरह हम कहते हैं कि जहां भी हम होते हैं वहां हवा चल रही होती है, तो हम ऑक्सीजन है हवा में तो हम जिंदा है, लेकिन एक हवा हमें नजर नहीं आ रही होती। सो हम ये सवाल बना सकते हैं कि हवा क्यों इनविजिबल है। ऐसे है ना, आपके जहन में ये सवाल आएगा ना कि अगर यहाँ हवा है तो हवा इनविजिबल क्यों है, हमें नजर भी तो आ सकती है ना। सो फर्स्ट स्टेप में ये है कि हमने ऑब्जर्वेशन किसी चीज को गौर फिक्र करना है, देन हमने अपने क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने हैं।
अब उन क्वेश्चन के जवाब हमने ढूंढने के लिए हम डाटा कलेक्ट करेंगे, देन हम हाइपोथेसिस बनाएंगे जिसको हमने फर्जी स्टेटमेंट का नाम दिया था। उसके बाद उसी फर्जी स्टेटमेंट को हमने टेस्ट भी करना है। ठीक है, टेस्ट करने के लिए हमने क्या करना है कि वो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, जो कि बेसिकली सैंड टेस्ट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट साबित करता है कि हमने जो अपना एक हाइपोथेसिस बनाया था वो करेक्ट है भी या नहीं है। उसके बाद फोर्थ स्टेप पे हमारे पास है एनालिसिस एंड कंक्लूजन। अब हमने क्या करना है कि इस स्टेप इन्वॉल्व प्रॉपर यूज ऑफ मैथमेटिकल एंड अदर साइंटिफिक प्रोसीजर टू डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसके रिजल्ट को डिटरमाइन करने के लिए हमने साइंटिफिक मेथड यूज करने हैं, प्रॉपर मैथमेटिकल स्टेप्स यूज करने हैं। बेस्ड अपॉन द एनालिसिस, उन एनालिसिस की बेस के ऊपर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन कैन बी डिटरमाइन, कि फर्दर हमें पता चल सकता है कि हम मुस्तकबिल में इसके ऊपर फर्दर क्या बात कर सकते हैं। इफ द डाटा फाउंड इन एनालिसिस इज कंसिस्टेंट विद हाइपोथेसिस, इट इज एक्सेप्टेड। अगर जो हमने डाटा कलेक्ट किया था, जो हमारा रिजल्ट आया था, वो हमारे हाइपोथेसिस के साथ मैच कर रहा है, तो हम कहते हैं कि हमारा वो जो हाइपोथेसिस था, हमारी जो फर्जी स्टेटमेंट थी, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अगर वो नहीं उसके साथ मैच कर रहा, कंसिस्टेंट मीन उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, देन हम उसको रिजेक्ट कर देंगे या मॉडिफाइड कर लेंगे एंड अगेन हम उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट हाइपोथेसिस कैन नॉट बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड बाय डूइंग वन एक्सपेरिमेंट। कभी भी जो हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं वो एक एक्सपेरिमेंट से हम उसको क्लोज डिस्क्लोज या प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते, बल्कि हम उसको बार बार, ठीक है, हम उसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं यहाँ तक कि हमें पता चल जाता है कि हम इसका फॉल्ट क्या है। हमारा हाइपोथेसिस को हम जब एक्सेप्ट नहीं करते, उसके बाद है कि जब हाइपोथेसिस प्रूव्ड हो जाता है, मींस वो उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद, देन वो जो एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस हम उसको थ्योरी का नाम देते हैं। ठीक है, देन हमारे पास है साइंटिफिक मेथड की एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल हम एक बीन प्लांट्स को ग्रो करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं, व्हाट इज द पर्पस, आपने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया है, आपका पर्पस क्या है। द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू नो वेयर द बीन प्लांट शुड बी केप्ट इनसाइड और आउटसाइड टू चेक द ग्रोथ रेट। हम ये देखते हैं कि बीन प्लांट को हमने अंदर रखना है या हमने बाहर रखना है। ठीक है, इस चीज को चेक करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम 4 वीक्स का टाइम लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। आपका मकसद आपको पता चल गया कि आपने चेक करना है कि बीन के प्लांट जो है ना वो अंदर या बाहर कहाँ पे ग्रो करते हैं, और हमने 4 वीक के अंदर इसको टेस्ट करना है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोथेसिस, हमने हाइपोथेसिस बनाना है। The hypothesis used is that the bean plant can grow anywhere if the scientific method are used. आपने ये फर्ज किया है कि जो बीन प्लांट्स है ना वो कहीं भी ग्रो कर सकते हैं अगर तो साइंटिफिक मेथड यूज किए जाए। अब आपने उसको टेस्ट करना है। एग्जीक्यूटिंग द हाइपोथेसिस मीन हमने उसको प्रूव करना है एंड कलेक्टिंग द डाटा। 4 बीन प्लांट, 4 हमने प्लांट बनाए थे, आर प्लांटेड इन आइडेंटिकल पॉट्स। आपने एक जैसे पॉट्स मीन एक जैसा कोई बर्तन जिसके अंदर आपने प्लांट को ग्रो करना है। यूजिंग द सेम सॉइल, आपने एक जैसी मिट्टी डाली, पॉट्स लिए, उसके अंदर आपने 4 प्लांट उगाए हैं। 2 आर प्लेस्ड इनसाइड, 2 आपने अंदर रखे थे, एंड अदर 2 प्लेस्ड आउटसाइड, और बाकी 2 आपने बाहर रख दिए। पैरामीटर लाइक द मुख्तलिफ पैरामीटर जैसे कि अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट, सूरज की रोशनी पड़ने की रेट, अमाउंट ऑफ वाटर, ऑल द सेम। उनको आपने जो वाटर दी, जो न्यूट्रिएंट दी, सारा कुछ सेम था। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 वीक ऑल 4 प्लांट साइज आर मेयर्ड। 4 वीक के बाद आपने उन तमाम प्लांट के 4 वीक्स को आपने मेयर किया था। अब आपने क्या किया है कि आपने हाइपोथेसिस कर लिया, आपने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, आपने उसको मेयर किया है। एनालाइज द डेटा। व्हाइल एनालाइजिंग द डेटा, आपने जब उस डेटा को तज्ज़िया किया है, एवरेज हाइट ऑफ द प्लांट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट फ्रॉम बोथ प्लेस टू डिटरमाइन व्हिच एनवायरनमेंट इज मोस्ट सूटेबल फॉर ग्रोइंग द बीन प्लांट। तो आपने उन प्लांट्स की हाइट को चेक किया है, ठीक है, दोनों जगहों से जो आपने इनसाइड एंड आउटसाइड प्लांट रखे थे। हाइट को चेक करने के बाद आपने ये देखा, आपको ये पता चला कि कौन सा एनवायरनमेंट इन बीन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हमारे पास ज्यादा सूटेबल है। उसके बाद आपने कंक्लूजन क्या बनाया है। कंक्लूजन इज ड्रा आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा। एनालाइज डाटा करने के बाद आपने एक कंक्लूजन बनाया है। कंक्लूजन के बाद आपने फाइनल रिजल्ट देना है। रिजल्ट में क्या है कि रिजल्ट कैन बी रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ए टेबुलर फॉर्म, मीन हम टेबल बनाएंगे। आप एक टेबल ड्रा करोगे, ठीक है, उस टेबल के अंदर आपने चारों प्लांट्स के कॉलम बनाने, जो जो आपने पैरामीटर नोट किए हैं वो आपने लिखने, एट द एंड आपने रिजल्ट देना है। तो उससे प्रूव हो जाएगा कि आपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट बनाई थी, यानी कि चारों प्लांट्स हम अगर बीन के किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर लगाते हैं तो वो सही साबित हो जाता है, तो आपका हाइपोथेसिस प्रूव हो जाएगा।
उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड प्रिंसिपल। ठीक है, लॉ और प्रिंसिपल दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम बात करते हैं लॉ एंड प्रिंसिपल की, a law is an important insight about the nature of universe। इस कायनात की नेचर क्या है उसके बारे में जो अहम हमारे पास एक इंसाइट है, हम उसको लॉ कहते हैं। ठीक है, a law can be experimentally verified by taking account into observation about the universe and asking what general rule govern them। लॉ मीन कानून होता है। ठीक है, ये क्या है कि नेचुरल वर्ड के बारे में बेसिकली हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इंसाइट है, एक नजरिया होता है। अब हमने लॉ को किस तरह वेरीफाई करना होता है, मुख्तलिफ हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन को हम देखते हैं, कायनात के बारे में मुख्तलिफ सवाल, मुख्तलिफ रूल्स जो होते हैं, उन तमाम चीजों को हम जो है ना कंसीडर करते हैं। लॉ में बी वन सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉर डिस्क्राइबिंग फेनोमेना सच इज न्यूटन फर्स्ट लॉ। जिस तरह हम लॉ की बात करें, न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था। ठीक है, उसने कहा था एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और मूव एट कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन एन एक्सटर्नल फोर्स। उसने कहा था कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहेगा, यहाँ मूव करेगा यहाँ तक कि उसके ऊपर हम जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते। या वन क्वेश्चन सच एज न्यूटन सेकंड लॉ में उसने ये बताया कि F इज इक्वल टू एम ए। एफ मीन फोर्स जो होती है वो मास एंड एक्सेलरेशन के बराबर है। एफ मीन फोर्स इज इक्वल टू एम मास एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ लॉ थे। लॉ क्या है? लॉ आर डिड्यूस्ड lots of observation and accounting for various possible of completing hypothesis। मुख्तलिफ लॉ को हम आगे प्रूव करते हैं मुख्तलिफ hypothesis को कंप्लीट करके। They do not explain a mechanism by which a phenomena occur but rather describe these numerous observation। लॉ बेसिकली उस एक्ट को जिसके थ्रू कोई चीज कोई बनता है, कोई अमल, उसको ये एक मैकेनिज्म नहीं है बल्कि ये बेसिकली ऑब्जर्वेशन को डिस्क्राइब करते हैं। अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज ए रूल और मैकेनिज्म। ठीक है, लॉ की जस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि लॉ क्या है, कि ये एक इंसाइट है अबाउट द नेचर ऑफ यूनिवर्स। लॉ को हम एक्सपेरिमेंटली तौर पर वेरीफाई करते हैं। ठीक है, किस तरह से? बाय टेकिंग आउट इनटू ऑब्जर्वेशन, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू यूनिवर्स के बारे में, एंड देन मुख्तलिफ क्वेश्चन जो वहां पे होते हैं। लॉ एक जो होती है बेसिकली क्राइटेरिया होता है जिसके अंदर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मुख्तलिफ चीजों को। फर्स्ट करें न्यूटन का फर्स्ट लॉ, आपने ये डिस्क्राइब कर देना है, देन न्यूटन का सेकंड लॉ जस्ट। उसके बाद है प्रिंसिपल इज ए रूल और मैकेनिज्म बाय व्हिच स्पेसिफिक साइंटिफिक फेनोमेना वर्क। प्रिंसिपल बेसिकली अब क्या है, ये हमारे पास एक असूल होता है, ये एक मैकेनिज्म है, जबकि लॉ मैकेनिज्म नहीं है, वो जस्ट ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक साइंटिफिक जो है ना तरीके से काम करते हैं। प्रिंसिपल टिपिकली हैव मोर रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया व्हेन इट इज यूज्ड। इसके लिए हमें एक पूरा क्राइटेरिया चाहिए, एक स्पेसिफिक, जिसको लिए हम किसी भी चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। They generally require more explanation to articulate as opposed to single universe equations। Means कोई भी equations है, कोई लॉ है, लॉ को फाइनली तौर पर डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक प्रिंसिपल चाहिए कि अगर ये लॉ बना है तो ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल कैन आल्सो डिस्क्राइब स्पेसिफिक वैल्यू एंड कॉन्सेप्ट सच एज, ठीक है, एंट्रोपी, या उसके बाद आर्चिमेड्स प्रिंसिपल व्हिच रिलेट buoyancy of the weight or displaced water। ठीक है, मुख्तलिफ मीन्स के लॉ जो है ना हमें स्पेसिफिक वैल्यू और कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, ये आपने याद रखना है जस्ट। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल इन एवरीडे लाइफ। अगर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हमारी डेली लाइफ में उसकी क्या एग्जाम्पल है? Principle can also be general ideas that govern disciplines such as cell theory, gene theory, evolution, hemostasis, and law of thermodynamics being a scientific principle definition in biology। अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो बेसिकली ये डिसिप्लिन होते हैं, जैसे कि सेल थ्योरी के बारे में पता है, उसके बाद जीन थ्योरी हमें क्या कहती है। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ चीजों के हेमोस्टेसिस, सेल्स वगैरह की थ्योरी, थर्मोडायनामिक्स के लॉ क्या है, ये सारी चीजें बेसिकली हमारे पास साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं। They are involved in a variety of phenomena in biology, and instead of providing a definite universe feature of the universe, mean ये most authentic होती हैं, ये हमें एक लॉजिक देते हैं कि हम पूरी यूनिवर्स को जो है ना डिस्क्राइब कर सकते हैं।
दे आर मीन टू फर्दर थ्योरीज और रिसर्च इन बायोलॉजी। रिसर्च अगर हम फर्दर बायोलॉजी के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, ये प्रिंसिपल हमारी हेल्प आउट करते हैं। ये बस इसके लिए इतना इनफ है, आपको बस इतना बताना चाहिए कि लॉ एंड प्रिंसिपल में क्या फर्क है। मींस लॉ जो होते हैं वो इतना ऑथेंटिक नहीं होते, उसके अंदर हम उसको मैकेनिज्म नहीं कह सकते या हम उसको रूल नहीं कहते, वो जस्ट हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती हैं, हम जो बनाते हैं, ठीक है, इर्द गिर्द, तो उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन को डिसाइड करते हैं। जबकि प्रिंसिपल हमारे पास मोस्ट ऑथेंटिक होते हैं, जिस हमारे पास बेसिकली एक थ्योरी होती है, जो हमने हाइपोथेसिस किया होता है उसको हमने एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, इसके ऊपर हम फर्दर अपना काम वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है न्यूटन थ्री लॉ ऑफ मोशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें आपको लॉ एंड प्रिंसिपल में फर्क क्या है उसको आपको पता होना चाहिए। उसके बाद साइंटिफिक मेथड, ठीक है, साइंटिफिक मेथड के स्टेप, उसकी एग्जांपल ये सवाल है, एंड देन हमने ब्रांचेस ऑफ साइंस डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में इधर ही एंड करें। अल्लाह हाफिज।